Welcome on Easy Learning. This is Chandan Jha. Now we are going to cover the next part of BPC 011 of School Psychology from Block 3, Unit 1. So we start from 1.2.5 Possible Alternative Assessment Strategies. तो Alternative Assessment Strategies के कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, को क्या क्या संभावनाएं हो सकती है जिससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि आप जब असेसमेंट स्ट्रेटजीज करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, बहुत सारे असेसमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सा विकल्प हो सकता है, कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, उसके संभावनाओं के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो कहते हैं द यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स विल लीड टीम टू बेटर अंडरस्टैंड स्टूडेंट बिहेवियर। कहते हैं अनेक प्रकार के असेसमेंट टेक्निक जो है वो टीम को मदद करेगी कि वो स्टूडेंट बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझे। ठीक है, ईच टेक्निक कैन इन इफेक्ट ब्रिंग द टीम क्लोजर टू डेवलपिंग अ वर्केबल इंटरवेंशन प्लान। और हर एक जो टेक्निक होते हैं वो बदले में या इफेक्ट में क्या कर सकते हैं, टीम को साथ ला सकते हैं कि वो मिलजुल करके जो है वो इंटरवेंशन प्लान को तैयार करे या उसके ऊपर काम कर सके, उसको विकसित कर सके। तो ये फ़ायदा है आपका अनेक प्रकार के असेसमेंट टेक्निक्स की, क्योंकि अलग अलग टीम अलग अलग असेसमेंट टेक्निक अपनाएगी और इससे क्या होगी, सारा टीम एक साथ आएगी और उससे क्या होगा, एक नया जो है इंटरवेंशन प्लान तैयार होगा। A well-developed assessment plan and properly executed functional behavioral assessment should identify the contextual factor that contribute to behavior. एक अच्छा विकसित किया हुआ असेसमेंट प्लान और सही से उसको फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट में लागू किया अगर जाता है तो इसे कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर के हिसाब से पहचाना जाना चाहिए। कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर का मतलब कि आखिर में उसी तरीके से प्लान बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, जो कि बिहेवियर में हाथ बटाते हैं या उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। Therefore, determining the specific contextual factors for a behavior is accomplished by collecting information on the various conditions under which a student is most and least likely to be a successful learner. कहते हैं खास contextual factor को निश्चित करना बिहेवियर के लिए इसे कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के द्वारा पूरी की जाती है अनेक कंडीशंस पर में, जिसके अंतर्गत या जिसके तहत स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा या कम से कम उनकी संभावनाएं होती है आपको सफल होने की, एक सफल लर्नर बनने की संभावनाएं होती है। That information collected both indirectly and directly allows school personnel to predict the circumstances under which the problem behavior is likely and not likely to occur. कहते हैं उस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है इकट्ठा की जाती है, वो स्कूल के में जो काम करने वाले होते हैं, पर्सनल होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको अनुमति देती है कि वो ऐसे परिस्थितियों के बारे में भविष्यवाणी करे, प्रिडिक्ट करे, सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियों के बारे में भविष्यवाणी करे, जिसके तहत अंडर विच प्रॉब्लम बिहेवियर जो है संभावनाएं होती है होने की या नहीं होने की संभावनाएं होती है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही दे रखे हैं। कॉन्टेक्सचुअल जो फैक्टर्स होते हैं उसको निश्चित करने के लिए बिहेवियर की अनेक प्रकार के कंडीशंस जो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में यूज़ की जाती है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसके अंतर्गत सक्सेसफुल लर्नर बनने के लिए कम से कम संभावना होती है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। और अगर स्पेसिफिक कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर में बिहेवियर को देखा जाए तो ये स्कूल अथॉरिटीज़ को या स्कूल के जो पर्सनल होते हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि वो जो है इस इंफॉर्मेशन को समझे और जिस सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत प्रॉब्लम बिहेवियर होती है या होने की संभावना होती है उसके भविष्यवाणी करे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या दे रखे हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं मल्टीपल सोर्सेज एंड मेथड्स आर यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ असेसमेंट। इस प्रकार के असेसमेंट के लिए कई अनगिनत जो है सोर्सेज और मेथड्स तरीके जो है यूज़ किए जाते हैं। एज ए सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनरली डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंटली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर एक ही जगह से इन्फॉर्मेशन आती है तो ये साधारण तरीके से जो है वो पर्याप्त तरीके से सही इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देती है, प्रोड्यूस करती है, स्पेशली इफ द प्रॉब्लम बिहेवियर सर्व सेवरल फंक्शंस। वो भी खास करके यहाँ पे दे रखे हैं कि अगर प्रॉब्लम बिहेवियर जो है वो अनेक तरह के काम करते हैं तो दैट वेरी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, जो कि परिस्थिति के अनुसार से अगर वो बदल जाते हैं तो दैट इज मेकिंग इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स में सर्व टू गेट पीयर अटेंशन टू सम इंस्टेंसेस।
एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आप अनुचित कमेंट करते हैं जब लेक्चर चल रहा होता है क्लासरूम में, तो इससे क्या होता है कि आसपास जो पढ़ने वाले होते हैं उनका भी ध्यान जो है भटक जाता है, ठीक है। While in other situation it may serve to avoid the possibility of being called on by the teachers, जबकि दूसरी स्थितियों में इसे अवॉइड किया जा सकता है पॉसिबली रूप से अगर यही बात द्वारा कही जाती है तो, ठीक है। तो इस तरीके से इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में दे रखे हैं कि असेसमेंट जो है उसके अनेक मेथड और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। और एकमात्र अगर आप इन्फॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं, तो ये ज़्यादा सही से इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब नहीं होते हैं, खास करके प्रॉब्लम बिहेवियर के अंतर्गत, जिसमें माहौल के हिसाब से वो जो है क्या होता है वो चेंज होता चला जाता है। क्योंकि लेक्चर के समय में अगर आप अप्रोप्रिएट कमेंट कर देते हैं तो इससे साथ में जो पीयर अटेंशन होता है उनका ध्यान भटक जाता है, जबकि दूसरे सिचुएशन में जो है ये उन सभी पॉसिबिलिटी से बचने की कोशिश करता है ऑफ बीइंग कॉल्ड ऑन बाय द टीचर्स, अगर टीचर के द्वारा वही बात कही जाती है, कॉल की जाती है तो। चलिए आगे चलते हैं। Next, it is important to understand though that contextual factors are more than the sum of observable behaviors and include certain affective and cognitive behaviors as well. कहते हैं यह भी समझना जरूरी है कि भले ही जो कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स होते हैं वो जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होते हैं उनकी जो मात्रा होती है उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें अफेक्टिव और कॉग्निटिव बिहेवियर जो है वो शामिल होते हैं। अफेक्टिव होते हैं, इमोशन से कनेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड्स, द ट्रिगर और एंटीसीडेंट फॉर द बिहेवियर मे नॉट बी समथिंग दैट एनीवन एल्स कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व। कि ट्रिगर होती है, मान के चलिए कोई चीज़ को उकसाना जिसे कहते हैं, या कोई भी बिहेवियर के जो पहले की जो स्थिति होती है, एंटीसीडेंट होती है, वो ऐसा चीज़ नहीं हो सकती है जिससे कोई भी व्यक्ति सीधे तरीके से ऑब्जर्व कर सके या और कोई कर सके। एंड देयरफॉर मस्ट बी आइडेंटिफाइड यूजिंग इनडायरेक्ट मेजर्स, और इस वजह से इसे इनडायरेक्ट उपाय अपना करके इसको आइडेंटिफाई जरूर की जानी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इफ द स्टूडेंट एक्ट्स आउट व्हेन गिवन अ वर्कशीट, इट मे नॉट बी द वर्कशीट दैट कॉज द एक्टिंग आउट बट द फैक्ट दैट ए स्टूडेंट डज नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड दस एंटिसिपेट्स फेल्योर और रिडिक्यूल। कहते हैं इंस्टेंस के लिए, अगर स्टूडेंट जब उसे एक वर्कशीट दी जाती है, अगर वो उस जगह पे काम करता है, एक्ट आउट करता है, कुछ ना कुछ करता है वहाँ पर में, तो इट मे नॉट बी द वर्कशीट, तो हो सकता है ये वर्कशीट की गलती ना हो जो कि इस काम को कराने में भागीदारी हो, बल्कि इस सच्चाई पर भी निर्भर करता है कि स्टूडेंट जो है वो नहीं जानता है कि उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है, और इस तरीके से फेल्योर और जो है रिडिक्यूल का भविष्यवाणी कर बैठता है, एंटिसिपेट्स करता है। इंफॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप में बी ग्लेन्ड थ्रू ए डिस्कशन विद ए स्टूडेंट, और इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करके बहुत मुश्किल से हासिल किया जा सकता है। ग्लीन का मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, लेकिन बहुत मुश्किल से करना। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यहीं पर में दे रखे हैं, यह समझना जरूरी है कि कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर जो होते हैं वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की जो मात्रा होती है उससे अधिक होती है, और इसमें निश्चित प्रकार के अफेक्टिव और कॉग्निटिव बिहेवियर शामिल हो सकते हैं। अफेक्टिव जो इमोशन से जुड़े होते हैं और कॉग्निटिव जो सोच विचार से जुड़े होते हैं उसी को कॉग्निटिव बिहेवियर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो बिहेवियर की जो एंटीसीडेंट होती है वो हो सकता है कि कुछ और हो और कोई और व्यक्ति जो है उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी कारण से कि इनडायरेक्ट मेजर्स का भी जरूर यूज़ की जानी चाहिए यहाँ पर में। इंस्टेंस के लिए, अगर कोई स्टूडेंट को जो है जब वर्कशीट दी जाती है, अगर वो कुछ करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वर्कशीट जो है उसकी गलती हो, जो वो जिसके कारण वो कोई मतलब एक्टिंग करता है, बल्कि इस सच्चाई पे भी निर्भर करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो यही नहीं जानता है कि उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है, और इस तरीके से अपने फेल्योर और रिडिक्यूल को जन्म दे देता है या उसके बारे में सोच बैठता है। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करके जो है बहुत मुश्किल से जो है प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं सिंस प्रॉब्लम बिहेवियर स्टेम्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ कॉजेज, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर्स बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहाँ से वो उनकी उत्पत्ति होती है, स्टेम करती है। इट इज़ बेस्ट टू एग्जामिन द बिहेवियर फ्रॉम एज मैनी डिफरेंट एंगल्स एज पॉसिबल। इसीलिए सबसे अच्छा रहता है कि बिहेवियर को एग्जामिन की जाए बहुत सारे उस दृष्टिकोण से, एंगल से, जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है।
कि स्टूडेंट्स हु लैक द स्किल्स टू परफॉर्म एक्सपेक्टेड टास्क में एग्जिबिट बिहेवियर्स दैट हेल्प देम अवॉइड और एस्केप दोज टास्क। ऐसे स्टूडेंट जिसके अंदर स्किल की कमी होती है उम्मीद भरा टास्क को पूरा करने के लिए, वो ऐसे बिहेवियर को दिखा सकते हैं में एग्जिबिट बिहेवियर्स दैट हेल्प देम अवॉइड और एस्केप दोज टास्क, जो कि उन्हें उस टास्क से बचने के लिए या उससे किसी भी तरीके से हटने के लिए उपाय में उन्हें मदद करते हैं। If the team suspects that the student cannot perform the skill or has a skill deficit, अगर टीम को यह शक होता है कि स्टूडेंट जो है वो उस स्किल को पूरा नहीं कर सकता है और या उनके अंदर स्किल डेफिसिट है, दे कुड डिवाइज ए फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट, तो वो एक फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट प्लान को जो है वो बना सकते हैं। डिवाइज मतलब होते हैं बनाना। टू डिटरमिन द आंसर्स टू फर्दर क्वेश्चन, मतलब आगे के क्वेश्चन की आंसर को जो है निश्चित करने के लिए, जैसे कि नीचे दिए हुए हैं सच एज फॉलोइंग। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ कुड का यूज़ प्रेजेंट में किया गया है और कुड का यूज़ तब किया जाता है जब संभावना जो है बहुत कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पास्ट में यहाँ पे कुड का यूज़ नहीं किया गया है। ये हम आपको एवरग्रीन क्लास चैनल पर में मैंने मॉडल में पढ़ा रखा है ये सारी चीज़ें, अगर देखना चाहें तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डज द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन फॉर द सिचुएशन। कह रहे हैं यहाँ पर में क्या स्टूडेंट जो है जितना उनसे उम्मीद किया गया है उस सिचुएशन से, क्या वो उस बिहेवियर को समझ पाते हैं। पहला तो ये है। दूसरा है यहाँ पर में दिया हुआ कि डज द स्टूडेंट रियलाइज दैट ही और शी इज एंगेजिंग इन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और हैज़ दैट बिहेवियर हैज़ बिकम ए हैबिट। क्या स्टूडेंट को यह एहसास होता है कि वह एक ऐसे बिहेवियर में एंगेज हो रहे हैं जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है, या उनके पास ये जो बिहेवियर है वो उनकी एक आदत बन चुकी है ऐसी करने की, मतलब उनकी यह हैबिट बन चुकी है कि वो ऐसा ही करेंगे। ठीक है। कैन द स्टूडेंट कंट्रोल दैट बिहेवियर, क्या स्टूडेंट अपने व्यवहार जो है या बिहेवियर है उस पर उसको नियंत्रित कर सकते हैं। डज द स्टूडेंट हैव स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म एक्सपेक्टेड न्यू बिहेवियर, जितनी नए बिहेवियर उनसे उम्मीद की जाती है स्टूडेंट से, क्या उनके पास वो स्किल्स है कि वो ऐसी स्किल से जो है इस चीज़ को परफॉर्म करे, पूरा करे। क्योंकि स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि नए तरीके से बिहेव करे, जो पुराना गलती कर दिया उसको ना करे, अब नया तरीके से वो अपना काम करे। तो क्या स्टूडेंट इस स्किल्स में जो है वो महारत हासिल करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसके आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं यहाँ पर में, वो ये है समटाइम्स इट मे बी दैट द स्टूडेंट कैन परफॉर्म ए स्किल बट फॉर सम रीज़न डज नॉट यूज इट कंसिस्टेंटली दैट इज़ इन पर्टिकुलर सेटिंग। कहते हैं कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट किसी स्किल को कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से उसे वो मजबूती से जो है यूज़ नहीं करते, कंसिस्टेंटली नहीं करते, मतलब कुछ खास सेटिंग में कुछ खास समय में यूज़ नहीं करते। दिस सिचुएशन इज़ ऑफ्टन रेफर टू एज परफॉर्मेंस डेफिसिट, और ऐसी स्थिति को जो है वो अक्सर जो है वो परफॉर्मेंस की कमी के रूप में गिना जाता है या रेफर किया जाता है। Students who can but do not perform certain tasks may be experiencing consequences that affect their performance। कहते हैं स्टूडेंट who can but जो कि कर सकते हैं लेकिन कुछ निश्चित टास्क को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें ऐसे अंजाम की अनुभव हो रहे होंगे, एक्सपीरियंस हो रहे होंगे जो कि उनकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर नॉन परफॉर्मेंस इज रिवार्डेड बाय पीयर और टीचर अटेंशन, कि वो अगर टास्क नहीं पूरा करता है तो ये चीज़ उसके साथी जो पढ़ने वाले होते हैं या टीचर होते हैं उनका ध्यान को खींचता है अपनी तरफ, और परफॉर्मेंस वो कर रहा है उसके ऊपर उतना ध्यान पर्याप्त रूप से नहीं दिया जा रहा है, उतना उसका सम्मान उसे नहीं मिल रहा है। इफ़ द टीम सस्पेक्ट्स दैट द प्रॉब्लम इज अ रिजल्ट ऑफ ए परफॉर्मेंस डेफिसिट इट मे बी हेल्पफुल टू डिवाइज एन असेसमेंट प्लान दैट एड्रेसेस क्वेश्चन सच एज द फॉलोइंग। अगर यह टीम को शक होता है कि प्रॉब्लम जो है वो परफॉर्मेंस डेफिसिट के परिणाम स्वरूप होते हैं, तो यह हेल्पफुल होता है एक ऐसे असेसमेंट प्लान बनाने में जो कि ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं जो नीचे दिए हुए हैं। पहला तो यह है क्लैपिंग एंड शाउटिंग एंड चीयरिंग ए पर्सन लाउडली एट्सेट्रा।
कि क्लैपिंग करना, शॉटिंग करना और एक पर्सन की आपको आवाज़ लगाना बहुत तेज़ी से आर अप्रोप्रिएट इन द स्पोर्ट्स फील्ड। ये जब खेल की मैदान होती है तो वहाँ पे ये चीज़ उचित होती है, लेकिन क्लासरूम में नहीं होती है, बट नॉट इन द क्लासरूम। डज द स्टूडेंट रियलाइज दिस एंड अंडरस्टैंड, क्या स्टूडेंट इसको रियलाइज़ करता है और समझता है। दूसरा है वुड द स्टूडेंट लाइक टू एंगेज इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्या स्टूडेंट चाहेंगे कि वो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर या उचित व्यवहार में वो शामिल हो। इज द प्रॉब्लम बिहेवियर एसोसिएटेड विद सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्या प्रॉब्लम बिहेवियर जो है वो सामाजिक और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे जुड़े होते हैं, एसोसिएट होते हैं। एड्रेसिंग सच क्वेश्चंस विल असिस्ट इन डिटरमिनिंग द नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ द असेसमेंट प्लान। कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप बोलते हैं तो ये हमारे जो है नेसेसरी, जो आवश्यक जो असेसमेंट प्लान के जो कंपोनेंट्स हैं, अंग हैं, उनको बनाने में मदद करेंगे एंड अल्टीमेटली विल लीड टू मोर इफेक्टिव बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान, और अंत में काफ़ी प्रभावशाली जो इंटरवेंशन प्लान है उसमें और अधिक हाथ बटाएंगे या लीड करेंगे। Some techniques that could be considered when developing a functional behavioral assessment plan are discussed in the following section. कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जैसे कि लिए जा सकते हैं फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट प्लान को डेवलप करते समय, जो कि नीचे दिए गए खंड में आपको या सेक्शन में डिस्कस किए जाते हैं।